कितना बदला है भारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। 5वें चरण के लिए मतदान सोमवार 20 मई को होना है। ऐसे में आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 49 सीटों पर होगी वोटिंग। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर। 5वें चरण में शामिल हाई प्रोफाइल सीटों में उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट, महाराष्ट्र में मुंबई की सभी 6 लोकसभा सीटें, बिहार की सीतामढ़ी, मधुबनी और हाजीपुर, ओडिशा की बोलांगीर और कंधमाल सीट भी शामिल। इसके अलावा झारखंड की चतरा, कोडरमा और हजारीबाग, पश्चिम बंगाल की बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा और आरामबाग, जम्मू कश्मीर के बारामूला और लद्दाख हाई प्रोफाइल सीटों पर भी 5वें चरण में होना है मतदान। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम हरियाणा में 2 और दिल्ली में 1 जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सबसे पहले हरियाणा के अंबाला में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद प्रधानमंत्री सोनीपत में रैली करेंगे। शाम को पीएम का उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यूपी में अमित शाह 2 रैलियां और 1 रोड शो करने वाले हैं। सबसे पहले अमित शाह झांसी में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह झांसी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार अनुराग शर्मा के समर्थन में जनसभा करेंगे। झांसी के बाद अमित शाह बांदा में रैली करेंगे। वो यहां भाजपा के उम्मीदवार आरके सिंह पटेल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह का आज उत्तर प्रदेश के अमेठी में रोड शो का भी कार्यक्रम है। अमेठी में मौजूदा सांसद और भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। हिमाचल प्रदेश में नड्डा अलग अलग 3 रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा सबसे पहले फतेहपुर के रेहन में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। फतेहपुर के बाद जेपी नड्डा चंबा से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो शिमला संसदीय क्षेत्र के सोलन में चुनावी रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। विपक्षी गठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव आज बिहार के मधुबनी और वैशाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर हैं। इस दौरान वो महाराष्ट्र में 4 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के धुले, पालघर, मुंबई उत्तर और मुंबई मध्य लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की जन अपील करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के अंतर्गत महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहायक विभव कुमार के बीच का तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव का प्रभाव अब स्वाति माल और आम आदमी पार्टी के बीच संबंध पर भी साफ नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से आम आदमी पार्टी की फोटो हटा दी है। साथ ही उन्होंने पार्टी पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि आज एक गुंडे के दबाव में पार्टी ने हार मान ली।
स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विभव कुमार द्वारा खुद के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीएम के घर की जांच और सीन रिक्रिएट किया। वहीं स्वाति मालीवाल की एफआईआर और सीएम के घर की जांच के बाद अब विभव ने भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बिना इजाजत सीएम के घर में घुसने और झूठे आरोप लगाने की बात कही गई। पूरे मामले में दिल्ली पुलिस विभव कुमार की तलाश कर रही है। 2 दिन पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर विभव कुमार अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद से वो फरार है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोग पीयूष गोयल के साथ तस्वीर लेते हुए भी नजर आए। गायक दलेर मेहंदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिखों की सबसे ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कभी भी सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं कही। वाराणसी की जिला अदालत में आज श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई होगी। अदालत ने दक्षिणी व्यास जी तहखाने की छत व बीम मरम्मत की अनुमति मांगी गई है। दुनिया भर में दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया और इसके तहत दिल्ली में भी दूरसंचार विभाग की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर दूरसंचार विभाग के कई अधिकारी और दूरसंचार इंडस्ट्री के लोग मौजूद रहे। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल पीएस भगत मेमोरियल लेक्चर में कहा कि राष्ट्रीय विकास के नजरिए से राष्ट्र की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पीएम नेशनल मास्टर प्लान की भी बात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की सुव्यवस्था की कमान खुद संभाल रखी है। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। सीएम ने मीटिंग में स्पष्ट किया कि तीर्थयात्रियों को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित दर्शन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। हरियाणा के नूह में एक सड़क हादसे में 8 यात्रियों की मौत की जानकारी मिली। राज्य के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी हुई एक बस में अचानक भीषण आग लगने से यह हादसा हुआ। शुक्रवार की रात लगभग 2 बजे नूह के तावडू उपमंडल की सीमा पर श्रद्धालुओं से भरी हुई बस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के दक्षिणी जिले तिरुनेलवेली में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी मिलने के बाद चेन्नई से एसडीआरएफ की टीम तिरुनेलवेली पहुंची। वहीं केरल और माहे में 17 से 19 मई के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके साथ ही 20 और 21 मई को भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना। उधर आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक में 20 से 21 मई को भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने 22 मई तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में 20 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने इन राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना जताई। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग के मुताबिक 14 साल में पहली बार है जब 17 मई के दिन पारा 46.2 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। आगरा की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। शुक्रवार को देश भर में सबसे अधिक तापमान आगरा का रिकॉर्ड किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और अगले कुछ साल यही स्थिति बनी रहेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2031 तक देश के उपभोक्ता बाजार का आकार 2 गुना होने की उम्मीद। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कॉर्पोरेट सेक्टर और वित्तीय सेक्टर की बैलेंस शीट की मजबूती से विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। देश में विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार इजाफा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 10 मई को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा अस्थियां 1.49 अरब डॉलर बढ़कर 565.65 अरब डॉलर हुई।
रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 1.07 अरब डॉलर बढ़कर 55.95 अरब डॉलर हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ कारोबार संतुलन एक बड़ा मुद्दा ये पिछले 20 वर्षों में पैदा हुआ है। यहां स्पष्ट तौर पर हमें देश के कारोबारी जगत के साथ समस्या है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें चीन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीन से कुछ भी नहीं खरीद सकते, लेकिन हम जो भी खरीदें उसके लिए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखें। केंद्र सरकार बफर स्टॉक के लिए इस बार 5 लाख टन प्याज की खरीदारी करेगी और इसी माह के पहले सप्ताह में केंद्र ने प्याज निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाकर किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया था। केंद्र सरकार ने नेफेड एवं एनसीसीएफ को बफर स्टॉक के लिए किसानों से प्याज की खरीदारी शुरू करने का निर्देश दिया है। किसानों से 17 से 20 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदारी प्रारंभ भी कर दी गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उदय कोटक ने कहा कि भारत तेजी से निवेशकों का देश बन रहा है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव काफी उत्साहजनक है। उदय कोटक ने कहा कि अगर भारत को अपने भविष्य को वित्त पोषित करना है तो शेयर बाजार इसके लिए एक विशाल इंजन है। उन्होंने कहा कि भारत में निवेशकों का विकास होना चाहिए और उन्हें शेयर बाजार में पूंजी बनाने के पूरे मौके मिलने चाहिए। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करते एक्सप्रेस 100 का। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी करने के लिए देश को पूंजी बाजार में और सुधार करने की जरूरत। कर्ज में डूबी कंपनी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया 6 महीने में चुनिंदा शहरों और जगहों पर 5G सेवाओं की पेशकश करने की योजना बना रही है। वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंद्रा ने कहा कि अगले 3 वर्षों में 4G नेटवर्क के विस्तार और मजबूती पर ध्यान देने के साथ साथ कंपनी का पूंजीगत व्यय 50,000 से 55,000 करोड़ रुपए के बीच रहने की उम्मीद। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंडों को ऐसे विदेशी कोषों में निवेश की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा जो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। FISS ने कहा कि यदि मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के मुद्दे को जल्द हल नहीं किया जाता है तो चालू वित्त वर्ष के दौरान मसाला निर्यात में लगभग 40% की गिरावट आ सकती है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भारत को दूसरे देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा मुक्त व्यापार समझौते करने चाहिए। BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निजी निवेश नहीं हो रहा है। हमें नए मॉडल और व्यवस्थाएं लाने की जरूरत है जिसमें निजी पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए उत्साहित होगा। वित्त वर्ष 2023-24 में 1.76 करोड़ लोगों को मिला वित्त वर्ष, ये 2016-17 के बाद से सबसे अधिक वृद्धि। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 40.57 करोड़ लोगों के पास काम था। 2023-24 में ये बढ़कर 42.33 करोड़ हो गया।
संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा कि चीन में विदेशी निवेश कम होने से भारत कई पश्चिमी कंपनियों के लिए एक वैकल्पिक गंतव्य बन गया है। इससे भारत की आर्थिक वृद्धि काफी बेहतर हुई। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं शीर्षक से अपने मिड ईयर अपडेट में पुष्टि की है कि भारत इस वित्त वर्ष में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में एक भारतीय परिवार अमीरों की सूची में लगातार तीसरे साल नंबर 1 पर है। ब्रिटेन के अमीरों की सूची में अरबपति हिंदुजा परिवार लगातार तीसरे साल ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में। ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा परिवार के पास 37.2 बिलियन पाउंड की कुल संपत्ति है और इस परिवार ने अपना भाग्य मुंबई स्थित हिंदुजा समूह से बनाया, जो बैंकिंग और वित्त, मीडिया और मनोरंजन और ऊर्जा सहित व्यावसायिक क्षेत्रों में फैला है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग पर इजराइल ने कहा कि सुरक्षा बलों को उत्तरी गजा के जबालिया से 3 बंधकों के शव मिले। इजराइल के रक्षा विभाग ने कहा कि इन लोगों की 7 अक्टूबर को ही हत्या कर दी गई थी और उन्हें गजा ले जाया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंधकों के शव गजा की एक सुरंग में मिले। जिन 3 लोगों के शव मिले हैं उनमें से एक जर्मनी की शानी लोग भी है। इजरायली सेना ने गजा पट्टी में अमेरिका द्वारा बनाए गए एक अस्थायी घाट के माध्यम से मानवीय सहायता के आगमन को दर्शाने वाला फुटेज जारी किया, जिसमें कहा गया कि गजा में तैरते घाट के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा रही है। हमास ने कहा कि अमेरिकी घाट मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं, साथ ही घाट पर संयुक्त राष्ट्र की तटस्थता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों का इजरायली सेना के साथ कोई संपर्क नहीं होने की बात कही। चीन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यात्रा के अंतिम दिन चीन के लोगों से भावनात्मक संबंध स्थापित करते हुए कहा कि रूसी और चीनी हमेशा से भाई रहे हैं। पुतिन ने रूस चीन संबंधों की तुलना 1940 के दशक के एक गीत से की। पुतिन ने कहा कि पूरा विश्वास है कि दोनों देशों के बीच जो हार्दिक संबंध जो है वो आगे भी जारी रहेंगे। अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में कई बंदूकधारियों ने गोलीबारी की, जिसमें 3 विदेशियों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक बयान में कहा गया कि घटनास्थल से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया। जांच जारी है। हमले की किसी ने जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। तालिबान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी के अनुसार हमले में 4 विदेशियों सहित 7 अन्य लोग भी घायल हो गए। श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ने 8 तमिलों की हत्या के दोषी सैनिक को माफी देने वाले पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को जारी किया समन। कोर्ट ने सैनिक सुनील रत्नायके को भी गोटाबाया के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष 15 जनवरी को एक करीबी राजनीतिक सहयोगी डुमिंडा सिल्वा को गोटाबाया द्वारा दी गई माफी को पलट दिया। अमेरिका के टेक्सास और ह्यूस्टन में भीषण तूफान ने भारी तबाही मचाई। ह्यूस्टन में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 8 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। शहर का ज्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूबा। नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड सोमवार 20 मई को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। ये उनके पद संभालने के 18 महीने के भीतर चौथा विश्वास मत होगा। अमेरिका के पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में कल आए टॉर्नेडो का वीडियो एक प्रत्यक्षदर्शी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस वीडियो में पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग के आवासीय क्षेत्र में एक विशाल टॉर्नेडो दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने जानकारी दी है कि पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में 3 बवंडर आए। हालांकि टॉर्नेडो से पेड़ों के उखड़ने और क्षतिग्रस्त वाहनों के अलावा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आईपीएल में आज होने वाले एक बेहद अहम मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी के खिलाफ मैच में जीत, टाई या नजदीकी हार के बाद प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। वहीं आरसीबी को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए सीएसके को बड़े अंतर से हराना होगा। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले के साथ इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का सफर भी समाप्त हो गया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 6 विकेट गंवाकर 214 रन बनाए, तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने वाली
करने उतरी मुंबई की टीम 6 विकेट गंवाकर 196 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक चिराग ने मलेशिया की जोड़ी को हराया। थाईलैंड ओपन प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग में युवा भारतीय खिलाड़ी मेइरावा लुपांग मेस्नाम को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। मेस्नाम को कुनलावुत ने हराया। तनिषा क्रास्टो और अश्वनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में तनिषा अश्वनी ने ली यू लिम और सिन चयुंग चांग की जोड़ी को हराया। भारत के 4 पुरुष मुक्केबाजों ने एलोरा कप में अपने अभियान को कांस्य पदक के साथ समाप्त किया। प्रतियोगिता में कांस्य पदक पर कब्जा जमाने वाले मुक्केबाजों में येफाबा सिंह सोइवाम, अभिषेक यादव, विशाल और गौरव चौहान का नाम शामिल। चिली के निकोलस जेरी ने इटालियन ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल मैच में निकोलस ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-3, 6-7, 6-3 के अंतर से हराया। इटालियन ओपन के महिला एकल फाइनल में अरीना सबालेंका का सामना पोलैंड की इगा श्वांतेक से होगा। कांटे की फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में 2 साल के बाद अप्रत्याशित वापसी हुई है। फ्रांस के प्रमुख कोच ने यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए 25 सदस्यीय दल की घोषणा की, जिसमें कांटे का नाम भी शामिल है। मैनचेस्टर सिटी के फिल फोडेन को पुरुष वर्ग में और बर्नी शॉ को महिला वर्ग में इंग्लिश फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। पेरिस ओलंपिक के आयोजकों ने कहा कि एक बोट सीन नदी पर पेरिस ओलंपिक प्राइड हाउस की मेजबानी करेगी। इसका मकसद खेलों के जरिए समावेशिता को संदेश देना है। ब्राजील को 2027 के महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। ब्राजील ने बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी की संयुक्त बिड को मात दी। ऑस्ट्रेलिया के एक फुटबॉल क्लब के 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया। इन 3 खिलाड़ियों में पर सट्टेबाजी से जुड़े भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। माइक टायसन और जैक पॉल ने जुलाई में होने वाली फाइट से पहले प्रेस वार्ता के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले किए। पूर्व हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन 2005 के बाद से अपनी पहली प्रोफेशनल फाइट की तैयारी कर रहे हैं। 77वें कान फिल्म महोत्सव में शामिल होने फ्रांस पहुंचे गायक शान ने कहा कि कान फिल्मोत्सव में भारत के शामिल होने से भारतीय फिल्म जगत को काफी लाभ होगा। कान फिल्म महोत्सव के दौरान भारत पर्व में 77वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का भी अनावरण किया गया। इस बार 55वें इफ्फी का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। भारत पर्व में गोवा में नवंबर में 55वें इफ्फी के साथ आयोजित होने वाले पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के लिए सेव द डेट का विमोचन भी किया गया। पहले वेव्स का आयोजन गोवा में 21 से 24 नवंबर के बीच किया जाएगा। 20 मई को 5वें चरण में महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है और इस मौके पर सलमान खान ने अपने चाहने वालों से मतदान की अपील की। सलमान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से अपील की है कि चाहे जो हो जाए उन्हें वोट करना चाहिए। और अपकमिंग ड्रामा सुहागन चुड़ैल में लीड रोल निभाने वाली निया शर्मा ने राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में चिलचिलाती धूप में शूटिंग की और बताया कि इससे उनकी टीम ने उनकी किस तरह मदद की। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मेरे साथ इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।